हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीवों में जनन के अंतर्गत अलैंगिक प्रजनन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि वर्धी प्रजनन। तो वेलकम फ्रेंड्स, जीवों में जनन पार्ट 2। हम लोग समझते हैं कि वर्धी प्रजनन होता क्या है। वर्धी प्रजनन मतलब पादप के किसी ऐसे भाग से प्रजनन की प्रक्रिया का संपन्न होना जो कि उस पादप का लैंगिक पार्ट न हो, जैसे कि पुमंग एवं जायांग होते हैं, एंथर एंड जाइनोसियम। उस पार्ट को छोड़ करके, फूल वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी किसी हिस्से से प्रजनन की प्रक्रिया का संपन्न होना वर्धी प्रजनन कहलाता है। तो यह वर्धी प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम टाइप से। तो आज मैं आप लोगों को पुस्तक के माध्यम से इस चीज को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा अधिक समय लग जाता है और वीडियो बोरिंग हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कायिक या वर्धी प्रजनन परिभाषा दिया हुआ है, वह प्रजनन जिसमें पौधों के लैंगिक प्रजननांगों को छोड़कर पादप के शरीर के अन्य भाग एक प्रवर्धन की भांति कार्य करते हैं तथा विभाजित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट हो गया है कि पादप के किसी अन्य भाग से प्रजनन का होना लैंगिक प्रजननांगों को छोड़ करके, जैसे कि जड़ें हो गई, ट्यूबर हो गई, पत्तियां हो गई, बल्बिस और प्रकंद आदि। तो जड़ों में जैसे कि मूली हो गया, ट्यूबर में जैसे आलू आता है, पत्तियों में जैसे कि ब्रायोफिलम वगैरह हो गया। ब्रायोफिलम मतलब अजूबा, जिसे पत्थरचट्टा के नाम से भी जानते हैं। बल्बिस में प्याज आता है और लहसुन इत्यादि आते हैं, और प्रकंद में हल्दी और अदरक इत्यादि जैसे चीजें आती हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला मैंने जैसे बताया था कि ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो पहले इसके बारे में जानते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा कैसे होता है? कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पादित करने की क्षमता होती है, जो विकसित होकर के नया पौधा बनाती है। एग्जाम्पल है डहेलिया, सतवार और शकरकंद। डहेलिया बॉटनिकल नेम क्या है डहेलिया का? डहेलिया सिंटेसिस। सतवार का क्या है? एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस। और शकरकंद का आइपोमिया बटाटस। तो इन सब में जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। अगला है तनों द्वारा। वह प्रजनन जिसमें पौधे का रूपांतरित सामान्य तना विकसित होकर के नया पौधा बनाता है, यह निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो पहला है यहाँ पे भूमिगत तनों द्वारा, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है अर्धवायवीय तनों द्वारा। तो भूमिगत तनों द्वारा मतलब कि बाय अंडरग्राउंड स्टेम। तो आप जानते हैं कि आलू भी एक प्रकार का क्या है? तना ही है। तो यहाँ पे देखते हैं, सामान्य प्रतिकूल परिस्थितियों में रूपांतरित भूमिगत तनों में वायवीय भाग सूख कर नष्ट हो जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर इनके भूमिगत हल्दी, अदरक, कार्म जैसे कि जिमीकंद, अरबी, बेंडा, और कंद जैसे कि आलू, और सल्ककंद यानी कि प्याज और लहसुन। सल्ककंद क्यों कहते हैं? कि उनमें सल्क पाई जाती है। अपनी पर्व संधियों से नया वायवीय प्ररोह पैदा करके प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से भूमिगत तनों में होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आलू क्या होता है? बरसात के सीजन में अंकुरित होने लगता है। यदि हम उसे मिट्टी में दबा दें तो वह एक नया पौधा को जन्म देती है। आलू भी एक प्रकार का तना है। इसकी पुष्टि कैसे होती है? क्योंकि उसमें पर्व संधियां पाई जाती हैं, जिसे आप लोग आंख के नाम से जानते हैं। अगला है अर्धवायवीय तनों द्वारा। अर्धवायवीय जिसका आधा भाग तो पृथ्वी के नीचे होता है और आधा भाग क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर रहता है। तो भूमिगत तनों के समान ही अर्धवायवीय तनों की संधियों पर पाई जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर के वायवीय भाग बनाती हैं। अर्धवायवीय तनों में एग्जाम्पल है स्टोलेन जैसे कि गुलदाउदी हो गया, शकर यानी कि पुदीना। आप लोग देखे होंगे पुदीना में जो उसका तना होता है वो आधा भाग पृथ्वी में दबा रहता है और आधा ऊपर रहता है, और वो जमीन के नीचे से ही अलग अलग दिशाओं में जाकर के विकसित होने लगते हैं।
अगला दिया हुआ है वायवीय तनों द्वारा। वायवीय तनों द्वारा जिसका पूर्णतः भाग क्या होता है, वायु में होता है। कुछ पौधे में बीजों के अंकुरण की क्षमता नहीं होती या वे निषेचन नहीं कर पाते। ऐसे पौधों के तने कायिक प्रजनन के भाग लेकर अपनी जाति का निरंतरता को बनाए रखते हैं, जैसे कि गन्ना है और अमरबेल है। गन्ना में आप देखे होंगे कभी कभी फूल आता तो जरूर है, लेकिन उसके बीज नहीं बन पाते। अमरबेल में भी वैसी होता है, उनमें भी फूल आते हैं लेकिन उसमें बीज नहीं बन पाते। अमरबेल एक पैरासाइट है, जानते हैं आप लोग अमरबेल क्या है? पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब कि परजीवी। ये दूसरे पौधों में जाकर के चिपक जाता है और उसके रस को सक करने लगता है। अगला है पत्तियों द्वारा। तो पत्तियों द्वारा पत्तियों में कैसे होता है, जैसे मैं बताया था कि अजूबा या ब्रायोफिलम। अजूबा और ब्रायोफिलम यहाँ पे अलग अलग दे दिया है, किंतु यह एक ही चीज है। अजूबा या ब्रायोफिलम एक ही चीज है, मतलब पत्थरचट्टा। तो यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि यह है पत्थरचट्टा, जिसमें क्या होता है किनारे किनारे जहां जहां पे उसके कोने बने होते हैं वहां से क्या निकलते हैं, बड निकलते हैं नए, और वो एक नए पौधे को जन्म देती है। इसे क्या करना रहता है, सिंपली मिट्टी में दबा देना रहता है और यहाँ से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगला है पत्र कलिकाओं द्वारा। पत्र कलिकाओं में कुछ पौधों में कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट रचना का निर्माण करती हैं, जिसे पत्र कलिका कहते हैं। यदि ये प्रकलिकाएं जमीन पर गिर जाएं तो अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करती हैं तथा विकसित होकर नया पौधा को जन्म देती हैं। उदाहरण स्वरूप जिमीकंद की पत्ती के कक्ष में विकसित पत्र कलिकाओं में नया पादप बनाने की क्षमता होती है। इसके लिए और एग्जाम्पल क्या है, ऑक्जेलिस और डायोस्कोरिया, ये दोनों पादप। तो ऑक्जेलिस का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, यह ऑक्जेलिस का क्या है, बल्बिस है। अगला है कृत्रिम या कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम या कायिक प्रवर्धन यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तथा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है दाब लगाना या लेयरिंग। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये मनुष्य द्वारा की गई होती है, और प्राकृतिक क्या होता है, वो ऑटोमेटिक प्रकृति द्वारा की जाती है। तो ये मनुष्यों द्वारा रहता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कृत्रिम कायिक प्रसारण। प्रसारण प्रवर्धन एक ही चीज है। तो इसमें सबसे पहला है दाब लगाना या लेयरिंग। तो लेयरिंग क्या होता है, इस विधि के द्वारा मुख्यतः झाड़ी या कोमल तने वाले पौधे जैसे कि गुलाब, गेंदा, जास्मीन, नींबू, अंगूर में प्रजनन कराया जा सकता है। इस विधि में पौधे की एक शाखा को झुकाकर नीचे नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों में शाखा में मिट्टी दबे होने वाले भाग में अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। जब इस शाखा को मुख्य पौधे से काट करके अलग रोपित करते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है। मतलब क्या है, गुलाब का जो तना होता है वो लचीला होता है। यदि उसको जीवित पौधों के ही तने को मिट्टी में दबा दिया जाए तो कुछ समय बाद उसमें से क्या निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए ये एक गुलाब का तना है, इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करके क्या कर दिए, मिट्टी में दबा देते हैं, और ये मिट्टी में इसको दबा दिए। कुछ दिनों बाद क्या होंगी, इसमें जड़ें निकल आएंगी। फिर क्या करेंगे, यहां से इस तने को काट देंगे और ये एक नए पौधे को जन्म दे देगी। तो इस प्रकार से इसमें होता है। इसी में सबसे पहला होता है मोल्ड लेयरिंग। मोल्ड लेयरिंग किसमें पाया जाता है, जास्मिन, चेरी और स्ट्रॉबेरी, अंगूर इत्यादि में पाया जाता है। उसी का अगला पार्ट है ट्रेंच लेयरिंग। इस विधि में एक पौधे की शाखा को लेकर उसी के आकार की नली या ट्रेंच खोदकर संपूर्ण शाखा को उसमें मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसको भी गुलाब में आमतौर पे गांव में करते हैं। क्या करते हैं कि गुलाब के तने को तिरछा काट करके उसे सिंपली मिट्टी में गड़ा दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से, ये मान लीजिए तना है तो क्या करेंगे, इसको तिरछा काट देते हैं और फिर इसे मिट्टी में रोपित कर देते हैं। तो कुछ समय बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं और ये एक नए पौधे को जन्म देती है। टिप लेयरिंग भी पहले जैसा ही है। इसमें नींबू वगैरह को हम लोग प्रोपागेट कराते हैं। वैसी पौधे में दिखाया गया है कि पौधे के तने को मिट्टी में दबा दिए, फिर यहाँ से जैसे ही जड़ें निकली उनको काट करके अलग कर लेंगे। अगला है कर्तन या कटिंग। तो कर्तन या कटिंग ये गन्ना, गुलाब, ड्यूरेंटा, कोलियस इत्यादि में पाया जाता है।
गन्ना को हम लोग काट करके क्या करते हैं, उसके जहां जहां पे पर्वत संधियां वहां से एक नया पौधा निकल आता है। तो ये जो है कर्तन या कटिंग उसमें की जाती है। अगला है गुटी लगाना। गुटी लगाना मतलब कि एयर लेयरिंग। यह उन पौधों में की जाती है जिनके तनों को हम लोग झुका नहीं सकते, या फिर जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं और उसके शाखाओं की आवश्यकता होती है, तो हम लोग मोटे तनों को न लेकर के उसके छोटे तनों को लेने के लिए यूज करते हैं और उसमें छोटे छोटे तनों को इस प्रकार से गुटी किया जाता है। तो गुटी के लिए जो उपयुक्त पौधे हैं वो है संतरा, नींबू, अमरूद, लोकाट और लीची। इसमें क्या करते हैं, इसमें किसी भी पौधे के तने जो कि 1 वर्षीय पुराना हो, उसके ऊपर के छाल को अलग कर देंगे। ऊपर के छाल को अलग कर देंगे और वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। तो ये उसका बीच का मेन तना है और उसका ऊपर का छाल को हम लोग निकाल दिए हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, मिट्टी या मांस को बांध देते हैं। मिट्टी या मांस को बांध देते हैं और बांधने के बाद 2-3 महीने इंतजार करते हैं। फिर यहाँ से क्या आती है, जड़ें निकल आती हैं और फिर इसको मुख्य तने से काट करके अलग से रोपित कर देते हैं। तो यह एयर लेयरिंग कहलाता है। इसके लिए एक बात का ध्यान रखा जाता है कि यह जो गुटी हमारा सूखे नहीं। इसके लिए हम लोग किसी भी जरिए से इसमें नमी पहुंचाते रहेंगे, रोज इसमें पानी डालते रहेंगे, या फिर लगातार नमी पहुंचाने के लिए मटका या पानी बॉटल वगैरह का यूज कर सकते हैं। वो उसका चित्र यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग ये गुटी कर सकते हैं। अगला है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग मतलब कि एक पौधे को दूसरे पौधों में रोपित करना, यानी मुख्य रूप से कलम यही कहलाता है। कलमी आम सुने होंगे, तो कलमी आम होता क्या है, कलमी मतलब कि जिसको कलम किया गया हो। तो इसके लिए 2 बातें याद रखने वाली हैं। इसमें क्या होता है, पहला पौधा जिसमें हमको कलम करना है, जो कि गमले में अथवा भूमि में लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्कंध कहते हैं। और बाहर से जो लाते हैं, जो पौधा इसमें ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसको हम लोग सायन कहते हैं। और ये क्या कहलाता है, स्कंध। ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्प्लाइस और दूसरा होता है वेब ग्राफ्टिंग। स्प्लाइस और वेब ग्राफ्टिंग, ये पहला जो है सामान्य कलम ही है, और दूसरा क्या है, जिभ्या आकृति में उसको काट करके किया जाता है। तो ये ज्यादा सक्सेसफुल होता है वेब ग्राफ्टिंग, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगला पॉइंट है इनर्चिंग। इस विधि में बेहतर किस्म के पौधे एवं निष्कृष्ट किस्म के पौधे की शाखाओं को थोड़ा छीलकर आपस में बांध देते हैं। तो कुछ समय बाद निष्कृष्ट किस्म वाले पौधे को बेहतर किस्म वाले पौधे से अलग कर लेते हैं। अब इसमें करते क्या हैं, आप लोगों को चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 गमले हैं और यहाँ से हम लोगों ने पौधे के छाल को छीन लिया है और दोनों को अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद क्या होगा, ये जो है अच्छी उत्पादकता वाला पौधा है, इसके प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे हैं। और ये जो है वीक पौधा है, यानी कि इसके जो क्वालिटीज हैं वो कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अटैच में इसको रख देने पर कुछ समय पश्चात इसमें का जो प्रॉपर्टी है इसमें लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही इन दोनों का ज्वाइंट हो जाएगा, हम लोग इसको यहां से अलग कर देंगे। फिर इस पौधे में क्या हो गया, ये वाला पौधा अटैच रहेगा। फिर इसमें इसी के तरह फल इस तने में उत्पन्न होने लगेंगे। अगला है चश्मा चढ़ाना या मुकुलन। ये जो है मुख्यतः गुलाब में किया जाता है और इसे मैंने खुद भी घर में ट्राई किया है और ये अच्छा काम करता है। इसके लिए हम लोग जहाँ पे कलिकाएं निकलते रहती हैं, प्रसुप्त कलिकाएं, उस प्रसुप्त कलिका वाले हिस्से को स्क्वायर शेप्ड में क्या कर लेते हैं, काट के निकाल लेते हैं छाल को, और वहां पे किसी दूसरे अच्छे किस्म के गुलाब के कलिका को ला करके क्या करते हैं, यहाँ ऐसे अटैच कर देते हैं और उसको बांध देते हैं।
फिर मान लीजिए कि ये जो पुराना पौधा है वो पुराना पौधा सफेद रंग का है, सफेद रंग का गुलाब उसमें खिलता है, और बाहर से जो हम लोग लाए हैं कलिका वो मान के चलिए कि लाल कलर का है। तो इसको यहाँ पे अटैच करने के बाद यहाँ से जो नया तना निकलेगा उसमें गुलाबी कलर का फूल खिलेगा, या तो लाल कलर का खिलेगा। गुलाबी इसलिए क्योंकि ये डोमिनेंट वाला थ्योरी पे काम करता है, जिसे मैं मेंडल के नियम में आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। गुलाबी निकलता है, मैं ट्राई करके देखा हूं तो उसमें गुलाबी निकलता है, रेड के बजाय गुलाबी निकलता है। तो ये जो है चश्मा चढ़ाना या मुकुलन कहलाता है। सूक्ष्म प्रसारण, अगला है माइक्रो प्रोपागेशन या सूक्ष्म प्रसारण। कभी आप लोगों ने केले का बीज देखा है क्या? केले का बीज आमतौर पे होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत ही रेयर होता है वो। उसका इमेज मैं दे रहा हूं यहाँ पे। ये है केले का बीज। किंतु यदि केले को हम लोग फसल के रूप में उगाना चाहें तो इतना सारा केले का पौधा आता कहाँ से होगा? केले का इतना सारा पौधा आता कहाँ से होगा, वो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो केले का उतना सारा पौधा आता है माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू। क्या होता है, केले के छाल को हम लोग ले करके संवर्धन माध्यम में उसको प्रसारित करते हैं, जिसमें हाई ऑक्सिन, लो साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है, उनके प्रेजेंट में इसको हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन कराते हैं। तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद उस छाल से नए नए पौधे निकलने लगते हैं। एक टोटीपोटेंसी नाम का थ्योरी होता है, जिसके अनुसार किसी भी पादप के प्रत्येक कोशिका में, कोई भी एक पादप का छोटा सा हिस्सा ले लिया जाए, इसमें असंख्य कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। यही टोटीपोटेंसी कहलाता है। मतलब कि यदि हम लोग केले का छाल ले लिए, छोटा सा भी छाल ले लिए, तो इसमें हो सकता है कई करोड़ कोशिकाएं उपस्थित हों, और ये कई करोड़ कोशिकाएं कई करोड़ केले के पौधे को जन्म दे सकती हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इस केले के छाल को संवर्धन माध्यम में, यहाँ पे संवर्धन माध्यम में हम लोग पादप हार्मोन्स और न्यूट्रिशन को डाल करके रखते हैं। यहाँ पे इसको जब हम लोग रखते हैं इस छाल को, तो कुछ दिनों बाद यहाँ से बहुत छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। फिर इसे हम लोग चेंज करते जाते हैं नए टेस्ट ट्यूब में, फिर अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, फिर फाइनली ये कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है पॉली हाउस या ग्रीन हाउस जिसे कहते हैं हम लोग, वहां पहुंचता है। फिर इसे धीरे धीरे धूप दिखाना चालू करते हैं, धूप दिखाने के बाद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और फिर फाइनली इसे खेत में हम लोग लगा देते हैं। तो इस प्रकार से केले का उत्पादन किया जाता है। तो ये माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू ही संपन्न हो पाया है। इस विधि में इसे हम लोग ऊतक संवर्धन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, इस पूरे प्रक्रिया को ऊतक संवर्धन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। मुख्यतः इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, आर्किड्स है, कार्नेंस है, गुलदाउदी है, ग्लैडियोलस है, एस्पेरेगस है, और केला भी इसमें आता है। तो कायिक प्रवर्धन के बहुत सारे लाभ हैं। कायिक प्रवर्धन के लाभ, बीजों की अपेक्षा यह विधि आसान, कम मूल्य एवं तेजी से गुणन करने वाली होती है। लिली के पौधे को बीज के द्वारा गुणन करने के लिए 5 वर्षों में अधिक समय लगता है, जबकि बल्ब के लिए यह 1 से 2 वर्ष में ही प्रवर्धन करने लगते हैं। जो पौधे जीवित बीज उत्पादित नहीं कर पाते, तो उनके लिए गुणन करने की यह महत्वपूर्ण बुद्धि है, जैसे कि केला, अनानास, बीज रहित अंगूर। तो ये इसके लाभ हैं, और कुछ हानियां भी हैं। बार बार वर्धी प्रजनन के कारण संततियों के ओज में कमी आ जाती है, तथा पौधों में रोगों की संक्रमण अधिक हो जाती है। तो बहुत सारे इसके हानियां भी हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला है अलैंगिक एवं लैंगिक प्रजनन में अंतर। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और फाइनली यह चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा
लैंगिक प्रजनन पर आधारित मानव में जनन। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।